बच्चों सुप्रभात। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 दो कलाकार, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके बारे में, इनके विषय में मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि मन्नू भंडारी एक लेखिका है, स्त्री हैं। क्योंकि नाम मन्नू होने के कारण अधिकांश बच्चे इनको लेखक समझ बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इनके नाम के आगे श्रीमती मन्नू भंडारी लिखेंगे। अब हम जीवन परिचय शुरू करते हैं। आपको पता ही है, जब भी हमने पढ़ा है पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। लेखक या रचनाकार के परिचय को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्यों पढ़ा जाता है, जिससे लेखिका या लेखक के मन के भाव, उनके विचार, उनकी भाषा शैली आदि का ज्ञान हमें पता चल जाता है, ठीक है। कि उनके विचार क्या है साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में अपने को किस भाव और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए हम जीवन परिचय से शुरू करते हैं। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। अब महेंद्र कुमारी से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक लेखिका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, कहानी संग्रह है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक, ठीक है। अब इनकी रचना यही सच है पर आधारित है। एक रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार उन्हें अनेकों पुरस्कार मिले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाओं के विषय ही इतने सर्वश्रेष्ठ होते थे कि वो पुरस्कृत अपने आप ही हो जाते थे, ठीक। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। दो कलाकार। अब दो कलाकार में 2 पक्की सहेलियों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब शुरू करती हूँ, आप ध्यान देना। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। रूनी उन 2 सहेलियों में से एक का नाम है और घर का नाम है उसका, ठीक। अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अब दूसरी सहेली का नाम क्या है अभी आप समझेंगे, ठीक है। मैं इसके बाद और बताऊंगी आपको। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया, ठीक है। अब एक है चित्रकार, इसमें एक है अरुणा और एक है चित्रा। ओ, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली। अब चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा ने बोला, देखिए आगे क्या बोला वो आगे बताया गया है। किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, चित्रा चित्रकार है, अरुणा समाज सेविका है। ये बात इस पैराग्राफ से आपको स्पष्ट हो जाएगा, इस अनुच्छेद से स्पष्ट हो रहा है कि अरुणा एक समाज सेविका है और चित्रा एक चित्रकार है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको। अब उसने यहाँ क्या कहा कि चित्र में शीर्षक देना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई चित्र बनाया जाए उसको शीर्षक देना जरूरी है। क्यों आवश्यक है? जिससे शीर्षक पढ़कर देखने वाले तुरंत समझ जाएं कि किस विषय पर आधारित है, ठीक। तो इसने एक ये महत्वपूर्ण बात बताई। और दूसरी इसमें ये बताया गया 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। मतलब ये बताया गया कि इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो, अप्रत्यक्ष रूप हो, या दिखाई दे या ना दिखाई दे हमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार 84 लाख जीव इस धरती पर उपस्थित है। तो
आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। किसने बोला? चित्रा ने। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। अब उसने इस चित्र को क्या कहा? घन चक्कर जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें सारी गाड़ियां उसने बना दी, सड़क पर चलती हुई गाड़ी को, ठीक है ना, जहां जैसे कि कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उस तरह का एक दृश्य बनाया जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसको एक घन चक्कर का नाम दे दिया उसने। क्या कह दिया कि घन चक्कर है, यानी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चित्र किस विषय पर है, जिसे हम आज इस ट्रैफिक जाम का नाम दे सकते हैं। तो जब ये लिखा गया था उस आधार पर उसने यहाँ पर घन चक्कर का नाम दे दिया। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। अब ये बात किसने कही? अरुणा ने चित्रा से। जरा सोच बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का। उसने क्या कहा? तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। क्या कहा उसने कि तू चित्र बना बना के बिना मतलब के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे चित्र ऐसे हैं जो बिना मतलब के हैं, जिनसे कोई प्रेरणा नहीं ले सकता, कुछ समझा नहीं सकती जिन चित्रों के माध्यम से, तो उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई महत्व नहीं। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। अब ये ध्यान दीजिएगा, किसने कहा? अरुणा ने। ठीक, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। ये किसके लिए कहा? चित्रा ने अरुणा के लिए कहा ये बात। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब ये ध्यान दीजिए, ये लोग कहाँ रह रहे थे, है ना? दोनों एक साथ रहती थी, लेकिन एक दूसरे के कामों में देखती थी कि कौन क्या कर रहा है, उसमें क्या अच्छाई है, क्या कमी है, इनको हमेशा एक दूसरे को बताती रहती थी। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। अब उसके पिताजी ने क्या कहा कि वह विदेश जाना चाहती थी, वहां पर कुछ सीखती और अपनी प्रदर्शनी लगाती, साथ में यश प्राप्त करती। ठीक है ना? तो मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना ही नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। ये एक बात बताइए, एक विषय बताया गया है, ऐसी कला किस काम की जो मनुष्य को मनुष्य न बने रहने दे। अरुणा आवेश में बोली, यानी अरुणा ने यह बात गुस्से में, क्रोध में बोला। किससे? चित्रा से। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। तूलिका मतलब ब्रश, यानी कलर करने में, पेंटिंग करने में ही लगी रहती है, और ऐसे चित्र बनाती है जिससे कोई सीख भी नहीं ले सकता। अब उसको झटका लग जाता है, अब वो सोचती है फिर आगे, है ना, दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए यह घटना कोई महत्व नहीं रखती। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक? हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है, ठीक है? तो वो केवल बनाने के लिए देखती रहती है कि कहाँ कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं चित्र बना दूं, लेकिन उस चित्र के माध्यम से क्या संदेश देना है, लोग उससे क्या सीख ले सके, क्या प्रेरणा ग्रहण कर सके, वो सारी चीजें उसमें नहीं होती, है ना? तो इसी को यहाँ पर बताया गया। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, मतलब तेरे पास धन भी है, उपाय भी है और वस्तुएं भी है, हर चीज से संपन्न है, तो फिर एकांत लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बना देती अपने इन चित्रों
माध्यम से चित्रों को आधार बनाकर, तो उसको यहाँ से प्रेरणा मिलती है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। अब चित्रा ने अरुणा से कहा कि मैंने ये समाज सेवा का काम है जो तेरे लिए छोड़ दिया है, अगर मैं भी वही करने लगूंगी तो ये काम कौन करेगा, है ना। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहा दिया, अर्थात पैसा खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी क्या काम कर रही है, केवल चित्र बना रही है और केवल इसलिए कि प्रदर्शनी लगा के उससे पैसे बटोर ले, उससे किसी को कोई प्रेरणा ना मिले। तो अरुणा का ये कहना था कि तुम चित्र भी बनाओ, लेकिन ऐसे प्रेरणादायक चित्र बनाओ जिससे लोग प्रेरित हो सकें, कुछ उससे संदेश जाए, लोगों को कुछ ज्ञान मिल सके उससे, ठीक है, कुछ सीख ले सकें, इसलिए ऐसा काम करो तुम उन चित्रों के माध्यम से। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा, किसने, अरुणा ने। तो अरुणा जा रही थी, ठीक है, स्वयं सेवकों के दल के साथ कौन जा रहा था, अरुणा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। ये ध्यान दीजिएगा, कितने दिन बाद लौटी वो, 15 दिन के लिए गई, तो ये सारी चीजें अंडरलाइन करेंगे आप। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी, यानी चित्रा के गुरुदेव भी थे, गुरु थे, उसने गुरु दीक्षा ले रखी थी, यानी गुरु जी थी, गुरु जी के माध्यम से वो प्रेरणा लेती थी, उनसे सीखती थी, ठीक है। तो वहां गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया, यानी बाढ़ के दृश्य जिसमें लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे दृश्य उसने 3 चित्र बना के रखे थे। तो जिससे कि कोई क्या प्रेरणा ले सकता था, अगर प्रेरणा लेने वाले होते तो उस चित्र को देख के उनको बचाने की कोशिश करते, है ना। तो बाढ़ के जो दृश्य होते हैं उनसे क्या प्रेरणा लेगा कोई, वो तो उस समय के आधार पर है कि उस समय उनको कैसे बचाया जाए। चित्र देख के क्या लेगा, या तो ये है कि कुछ सालों के बाद ये स्थिति केवल दिखाने के लिए रह सकती है ना, कि इन चित्रों को देख के पता चले कि उस वर्ष में ऐसी बाढ़ आई थी। तो इसी को यहाँ उसने अपने विचारों के अनुसार सोच विचार करके देखा, ठीक है। तो यही देख के उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी। अब चित्रा ने बोला, बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था, यानी छलक पड़ रहा था, यानी बहुत अधिक उल्लसित थी, प्रसन्न थी। सच कह रही है तू, चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। कितने साल तक ये लोग साथ रह रहे थे? 6 साल से, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। तो अरुणा उसकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। यानी अरुणा और चित्रा एक पक्की सहेली थी। और पूरा हॉस्टल कहाँ रहती थी, मैंने पूछा था ना आपसे, बीच में बताया था वो कहाँ रहती थी, हॉस्टल में। तो हॉस्टल के सारे लोग उनसे ईर्ष्या रखते थे, ठीक है, यानी चिढ़ते थे। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल गई। बस गुरु जी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद देने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर दिखाए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई है ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? अब इस घटना को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके आधार पर आगे का पाठ पूरा निर्भर हो जाएगा। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से
चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो उसने जो दृश्य देखा उससे वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि उसने उसका एक स्केच बना लिया। उनको देखकर स्केच बना के ले आई, उसको ऐसे मतलब उस पर असर हुआ इस दृश्य को देखकर। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। कहीं पता नहीं था मतलब उसने जो बात बताई, उसको जिस दृश्य का वर्णन जो जिस प्रकार किया, तो उससे सुनकर अरुणा को तुरंत ऐसा लगा कि अब मुझे उन बच्चों के पास जाकर उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो एक समाज सेविका थी, इसलिए उसे तुरंत ऐसा लगा। लेकिन चित्रा ने क्या किया, केवल वो चित्र बना के लेकर आ गई, है ना, केवल चित्र बना लिया उसने, लेकिन बहुत दुखी थी उस दृश्य को देखकर। तो 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। अब क्यों नहीं आई उसका कारण बता दिया है ना, जो उसके पास चली गई थी वो। विदेश जाकर चित्रा, अब यहाँ विदेश चली गई चित्रा, ठीक, विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। अब आप देखिए उस चित्र की, विदेश में जाकर उसने उस चित्र की प्रदर्शनी लगाई, ठीक है, उस दृश्य के चित्रों की। अब वहां पूरे अखबार के कॉलम उस चित्र की प्रशंसा में बिछ गए, पूरे भर गए, ठीक। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। अब उसने इतना नाम कमा लिया विदेश में कि वो सब कुछ भूल गई पिछला, कि कौन उसकी सहेली है, क्या है, वो क्या थी, कहाँ से आई थी, सारा कुछ भूल भाल गई वो, है ना। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अब उसने देखो इस चित्र में अनाथ शीर्षक डाला था, किसने उसको प्रेरणा दी थी, अरुणा ने। अब इस शीर्षक से उस चित्र को सैकड़ों इनाम मिल गए, है ना। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अंडरलाइन करेंगे कि कितने साल बाद वह भारत लौटी थी। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया, यानी चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगी दिल्ली में, ठीक, और लेकिन उद्घाटन करने के लिए भी चित्रा को ही वहां पर आमंत्रित किया गया, यानी दूसरों ने उसकी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और उद्घाटन के लिए चित्रा को ही आमंत्रित किया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। कहाँ, दिल्ली में। इसको भी लिखेंगे, आप नोट करेंगे, ठीक, कि कहाँ पर अरुणा से भेंट हुई उसकी, दिल्ली में प्रदर्शनी के समय। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। इसको नोट करेंगे आप, ठीक। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो। किसने? अरुणा ने कहा कि ये तो मेरे बच्चे हैं। और ये बच्चे कौन से थे? वही जो अनाथ बच्चे थे जिसकी माँ मर गई थी, उन्हीं 2 बच्चों को इसने अपने पास रख लिया था। ये वही 2 बच्चे थे। अपनी मौसी को अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। अब उसने सोचा कि इसकी शादी नहीं हुई है, बच्चे कहाँ से आ गए, वो भी इतने बड़े बड़े बच्चे। 3 साल में इतने बड़े बच्चे कहाँ से आ गए इसके पास, जिसकी 10 साल की उम्र है और एक 8 साल की उम्र है ना। तो वो अवाक रह गई, यानी आश्चर्यचकित रह गई। वो कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंच गई वो।
चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी, है ना। अब किसने पूछा? उन्हीं बच्चों ने जो बालिका देख रही थी। तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई, यानी उसी के भाई ने, है ना, अपनी बहन को बताया। और ये है कौन? वही जो चित्र में दो बच्चे बने हुए हैं, जो अपनी माँ के पास बिलख कर रो रहे हैं, ये वही दो बच्चे हैं। ठीक है ना। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। उसने कहा, हाँ, मैंने सचमुच के बच्चों को देखकर, यह दृश्य सचमुच का था, जिसे देखकर मैंने चित्र में परिवर्तित किया, चित्र बनाया। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। मतलब बच्चे भी उस दृश्य को देखकर दुखी हो गए, उनका मन भी बहुत व्यथित हो गया। तो उन्होंने कहा, हमें दूसरे चित्र दिखाओ, हमें ये नहीं देखना। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो गया, यानी असहनीय, जिसे सहन न किया जा सके। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। ठीक। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। कैसे होता विश्वास, है ना। जब वो गई थी तो ज्यादा साल भी नहीं हुए थे और इतने बड़े बड़े बच्चे थे, और उसके पास बच्चे थे भी नहीं ऐसे, क्योंकि तो नए बच्चे दिख रहे थे, तो इसलिए उसको बार बार विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने अलग ले जाकर पूछा, कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दो। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, यानी आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, इतने आश्चर्यचकित हो गई वो। पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। क्यों खो गए? उसको आश्चर्य हो रहा था कि मैंने जो चित्र बनाया जिन बच्चों के लिए, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इन बच्चों को अपने साथ ले आती, और चित्रा, ये अरुणा उन बच्चों को लेकर आ गई और उसने अपने बच्चे के समान उसका पालन पोषण कर रही है, उसने अपने बच्चे बना लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर, इसीलिए इस पाठ को नाम दिया गया है दो कलाकार, यानी दोनों अपने अपने क्षेत्र के कलाकार हैं। एक चित्र के माध्यम से उसने, उस अनाथ चित्र के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, लोगों के प्रति सहानुभूति बटोर ली कि वो दोनों बच्चों के लिए, है ना, यानी अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके लिए सहानुभूति प्रदर्शित हुई। उस प्रदर्शनी के माध्यम से उसने बहुत धन भी कमा लिया चित्रा ने। और इधर अरुणा अपने क्षेत्र में की कलाकारी में महारत हासिल कर ली। तो कौन सी कलाकारी थी इसकी? ये भी एक कला थी उसकी कि किस प्रकार अनाथ बच्चे को आश्रय देकर, हाँ, उसके जीवन को संवारने का काम। बच्चों देखिए, पाठ आपने पढ़ लिया, अब समझ भी गए होंगे। दो कलाकार, तो दो कलाकार किस रूप में इनको कहा गया है और क्यों कहा गया है? क्योंकि चित्रा जो चित्र के माध्यम से समाज सेवा का काम कर रही है। कैसे? बाद में उसे जब समझ में आया कि चित्र का शीर्षक देने के साथ ही कुछ ऐसे विषय पर चित्र बनाऊं जिससे कि लोगों को संदेश जा सके, लोग उससे प्रेरणा ले सकें, तो उसने अनाथ नाम से, शीर्षक से उसने जो चित्र बनाया, उसने देश विदेश में बहुत ही नाम प्राप्त किया, उसने यश प्राप्त किया, उससे धन भी कमाया। और अब उस धन का प्रयोग वो क्या, कहाँ करने लगी? लोगों की सेवा में। और इधर अरुणा ने क्या किया? उन्हीं बच्चों को गोद लेकर, अपने पास रखकर, अपने बच्चों के समान उनका पालन पोषण करने लगी। तो ये भी एक कलाकार का ही अंश है। ठीक। तो इस प्रकार दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, दोनों का ही काम यहाँ पर सार्थक बताया गया है। इसलिए दो कलाकार जो शीर्षक है उसकी सार्थकता इसी मायने में सिद्ध हो जाती है। ठीक है। तो आज आपने ये पाठ पढ़ लिया, समझ में भी आ गया होगा। आशा करती हूँ कि अब आप इसको पुनः पढ़ेंगे तो जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है वह और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपके लिए मैं यहीं पर विराम करती हूँ।
और आप भी इस पाठ को जरा और ध्यानपूर्वक पढ़ना, पुस्तकों पर ध्यान देना। आपकी बुक में, साहित्य सागर बुक में यह पाठ है, इसको अब आप और ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद